इसके जाने के बाद मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे दिलावर की तरफ से ख़तरा तो था, मगर मैं खौफज़दा हरगिज़ नहीं था। वो बेखबरी में मुझ पर वार कर जाता तो बात दूसरी थी। अब तो मैं पूरी तरह मुहतात था। मैंने अंदरूनी लाइट ऑन करके डैशबोर्ड से अपनी मशीन पिस्टल निकाला और इसका चैम्बर चेक करके अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि बॉस को अब तक दिलावर की नाकामी का इल्म हो चुका होगा। इससे कुछ बईद नहीं कि इसने कुछ आदमी मेरे घर पर भी भेज दिए हों और वो मेरी घात में बैठे हों। इस सूरत में फ़िलहाल मेरा घर जाना मुनासिब नहीं था। मैं इस वक्त हसन स्क्वायर तक पहुंच चुका था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मैं आज की रात कहीं और गुजारूं। मैंने अपनी गाड़ी का रुख नासिर के घर की तरफ कर दिया। नासिर मेरा बहुत करीबी दोस्त था। इसके घर वाले अंदरूनी सिंध में रहते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ मुकीम था और एक नौकर के साथ गुलशन इकबाल में रहता था। मैंने घड़ी देखी, इस वक्त 1:30 बज रहा था। नासिर इतनी रात गए मुझे देखकर परेशान हो गया, मगर मैंने ये कहकर इसे मुतमईन कर दिया कि मेरे इलाके का ट्रांसफार्मर उड़ गया है और मुझे इंतहाई ज़रूरी पेपर वर्क करना है, इसलिए चला आया था। वो बेचारा मेरे इस झूठ से मुतमईन हो गया। मैंने गाड़ी में से अपना ब्रीफ केस भी निकाल लिया था ताकि वो वाकई ये समझे कि मुझे पेपर वर्क करना है। इसने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा जनरेटर कहाँ गया। वो 3 बेडरूम्स के बंगले में रहता था, इसलिए जगह की कोई परेशानी नहीं थी। इसने मेरे लिए दूसरा बेडरूम खोल दिया और बोला कि अगर खाने या कॉफ़ी की ज़रूरत हो तो नूरो को उठा दूँ। नूरो इसके मुलाजिम का नाम था। वो बेचारा पहले ही नींद में गिरता पड़ता उठा था और गेट बंद करके दोबारा अपने क्वार्टर में चला गया था। नहीं यार, इस बेचारे को तकलीफ़ मत दो, मैंने जवाब दिया। खाना तो मैं खा चुका हूँ, कॉफ़ी की तलब होगी तो मैं खुद ही बना लूँगा, मैंने हंस कर कहा। मैं पहले भी कई मरतबा इसके साथ क़याम कर चुका था। इसने शाने उचकाए और अपनी बेडरूम में चला गया। फिर इसे कुछ ख्याल आया और दोबारा दरवाज़ा खोलकर बोला, वार्डरोब में नाइट सूट भी मौजूद है, तुम चेंज कर लेना। मैंने दरवाज़ा लॉक किया, कपड़े बदले और मशीन पिस्टल तकिए के नीचे रखकर लेट गया। अचानक मेरी नज़र बेड की साइड टेबल पर रखे हुए टेलीफोन सेट पर पड़ी तो मुझे याद आ गया कि टेलीफोन का एक्सटेंशन इसके बेडरूम में भी है। मैंने सोचा कि बॉस को फ़ोन करके ये मालूम करूं कि इसने दिलावर को मेरे पीछे क्यों लगाया है। मैं जानता था कि नासिर लेटते ही दोबारा गहरी नींद सो गया होगा। अब वो फ़ोन की घंटी से भी नहीं उठेगा। वो इतनी ही गहरी नींद सोता था। अगर शोर ना होता तो वो कॉल बेल की आवाज़ से भी ना उठता। मैंने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और बॉस का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ही घंटी के बाद फ़ोन उठा लिया गया और बॉस की गुर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो, ईगल स्पीकिंग। मैंने कहा, तुम कहाँ गायब हो और तुमने अब तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं की। बॉस का लहजा फाड़ खाने वाला था। रिपोर्ट मैं ग्लोरिया को दे चुका हूँ बॉस, मैंने जवाब दिया। काम हो गया, बॉस ने पूछा। नो, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। नो, बॉस फिर गुर्राया। तुम अभी और इस वक्त मुझसे मिलो, बॉस ने दहाड़ कर कहा। जस्ट अ मिनट बॉस, मैंने जल्दी से कहा कि कहीं वो फ़ोन बंद न कर दे। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, फाड़ खाने वाले लहजे में कहा गया। दिलावर को मेरे पीछे क्यों लगाया गया है, मैंने सवाल लहजे में पूछा। दूसरी तरफ थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर बॉस गुर्रा कर बोला, तो क्या वो हरामज़ादा तुम तक पहुँच चुका है। हाँ, वो मुझ तक पहुँच चुका है। मेरा लहजा सर्द हो गया। और तुम अभी तक जिंदा हो? जाहिर है, वरना मेरा भूत तो आपको फ़ोन करने से रहा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ईगल, बॉस ने बिफर कर कहा, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो। ये तो रद्द अमल है बॉस, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मुझे तो ये मालूम करने का हक है कि मुझे मौत की सज़ा क्यों दी गई है। तुम क्या समझते थे हम इतने बेखबर हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं होगा। तुम असाइनमेंट पूरा किए बगैर क्यों आए। ये ऐसी बात है कि मुझसे ज़िंदगी छीन ली जाए, मैंने जहरीले लहजे में कहा। असल बात यह है कि तुमने अपने शिकार को जानबूझ के न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि इसे हमारी तरफ से होशियार भी कर दिया। तुम जानते हो कि सिंडिकेट में डबल क्रॉस करने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। दिलावर को रास्ते से हटाकर ये मत समझो कि तुम मौत की सज़ा से बच गए हो। सिंडिकेट तो तुम्हें ज़मीन की तह से भी खोद निकालेगी। मैंने इस बात से कब इनकार किया है बॉस, मैंने जल्दी से कहा। मुझे सिंडिकेट की कुव्वत का अंदाज़ा है। सिंडिकेट जब और जहाँ मुझे तलब करे मैं हाजिर हूँ, मैंने मक्कारी से कहा। अगर मैं ये बात न कहता तो बॉस 10 मिनट के अंदर अंदर नासिर का नंबर ट्रेस कर लेता और मेरी वजह से वो बेचारा बेमौत मारा जाता। इसलिए फौरी तौर पर मैंने पैंतरा बदला। आखिर तुम्हें अकल आ ही गई, बॉस ने फातिहाना अंदाज में कहा। अभी और इसी वक्त मेरे पास पहुंचो। मुझे पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा बॉस, क्योंकि मैं कराची के दूसरे सिरे से बोल रहा हूं। मैंने फिर इसे मिसगाइड किया। ओके हरी अप, बॉस ने कहा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं। भाड़ में जाओ, मैंने दिल ही दिल में कहा और रिसीवर रख दिया। मुझे यकीन था कि बॉस अब आधे घंटे तक मेरा इंतज़ार करेगा, इसके बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। मैं देर तक करवटें बदलता रहा। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आँख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कमरे में धूप फैली हुई थी। मैंने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली, दिन के 11 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो नासिर का मुलाजिम नूरो खड़ा था। मुझे देखते ही सलाम किया और बोला,
माफ़ करना साईं, आपको तकलीफ़ दी, मगर मैंने सोचा कि आपको कोई ज़रूरी काम ना हो इसलिए उठा दिया। नहीं यार, ये तो तुमने अच्छा किया, मुझे वाकई कुछ ज़रूरी काम है। साईं, नाश्ता अब साईं के साथ करोगे या यहीं ले आऊँ? क्या नासिर आज ऑफिस नहीं गया? मैं चौंक कर बोला। नहीं साईं, आज शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मैं बाथरूम में घुस गया। मैं तैयार होकर नासिर के कमरे में पहुँचा तो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। वो इस वक्त तक स्लीपिंग सूट में था और चेहरे से थकन जाहिर हो रही थी। कैसी तबीयत है नासिर? मैंने इसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारा काम हो गया? हाँ यार हो गया, मैंने हंस कर कहा। यार कामरान, तुम्हें तो झूठ भी अच्छी तरह नहीं बोलना था। नासिर संजीदा होकर बोला। क्या कल तुम महज इसलिए आए थे कि तुम्हारी तरफ लाइट नहीं थी? इसने छजते हुए लहजे में पूछा। और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था? यार मेरा जनरेटर वाकई ख़राब हो गया है, मैंने ढिठाई से जवाब दिया। यार तुम मुसलसल झूठ बोल रहे हो। नासिर एकदम फट पड़ा। मुझे दोस्त भी कहते हो और मुझसे झूठ भी बोलते हो, या फिर मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं तुम्हारी परेशानी शेयर कर सकूं? ये बात नहीं यार। फिर क्या बात है? नासिर ने तेज़ लहजे में पूछा। बताओ क्या परेशानी है? कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने इसे टालने को कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो, इसने तेज़ लहजे में कहा। फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला। रात तुमने किसे फ़ोन किया था? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। हैरान मत हो, इसने जवाब दिया। रात तुम्हारे आने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी। इस वक्त मैं नीम गनूदगी के आलम में था जब टेलीफोन की बेल बजने लगी। नींद की झोंक में मुझे अंदाज़ा न हो सका कि ये घंटी नंबर डायल करने से बज रही है। मैंने रिसीवर उठा लिया। फिर मैंने तुम्हारी रात वाली गुफ्तगू सुन ली। नासिर ने तफसील से बताया। मैं सन्नाटे में रह गया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं ये बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपा रहा था कि तुम्हें इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहता था। तुम तो मुझे बहुत शरीफ आदमी समझते हो ना, शरीफ और मेहनती बिजनेसमैन। मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ नासिर, और जिन लोगों से मेरा वास्ता है वो बहुत ख़तरनाक और शफाक हैं। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हें कुछ मालूम ना होने पाए। कैसी बातें करते हो कामरान? नासिर ने मुँह बनाकर कहा। तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो और मुझसे गैरत भी बरत रहे हो। तुम्हारी जान खतरे में है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इस मामले से अलग रहूं? ये कैसे हो सकता है? नासिर प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। वो लोग इंतहाई ख़तरनाक हैं, मुझे इनसे खौफज़दा करने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो मैं बलोच हूँ। दुश्मनी मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बस अब तुम मेरे पास रहोगे। मैं आज ही गोट से कुछ आदमियों को तुम्हारी हिफाजत के लिए बुला लूँगा। मैं देखता हूँ कि वो कितने ख़तरनाक हैं। इसका लहजा फैसला कुन था। देखो नासिर, तुम नहीं कुछ नहीं, इसने मेरी बात काट दी। मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने हथियार डालते हुए कहा और उठ गया। मैं एक दो ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। पहले मैं अपने बंगले से अपनी चेक बुक्स और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लूँगा, फिर कुछ लोगों से मुलाकात करूँगा। तुम्हारा बंगले पर जाना मुनासिब नहीं है, नासिर ने कहा। वो लोग तुम्हारी ताक में होंगे। चेक बुक्स बैंक से दूसरी भी इशू करवाई जा सकती हैं। फ़िलहाल इस तरफ मत जाओ। इसकी बात माकूल थी। मैंने अपने घर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अचानक मेरी नज़र अखबार पर पड़ी। पहले सफ़े पर 3 कालम की एक खबर देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। एक 5 स्टार होटल में कत्ल की हवलनाक वारदात। कातिल ने मकतूल का सर तन से जुदा कर दिया। मैंने अखबार उठाया और जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ गया। खबर में होटल का नाम नहीं था, मगर मकतूल की शनाख्त हो गई थी। वो दिलावर था। मैं समझ गया कि ये ग्लोरिया का काम है। दिलावर ने इसे कत्ल करने की कोशिश की होगी। ग्लोरिया ने इसका हरबा इसी पर आजमाया होगा और इसे हलाक कर दिया होगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ग्लोरिया सी नाजुक अंदाम और खूबसूरत लड़की इतनी शफाक है। मैं अब तक इसे सिंडिकेट की आम सी कारकुन समझता रहा था। मैंने खबर दोबारा तफसील से पढ़ी। दिलावर की सरबरीदा लाश होटल की लिफ्ट से बरामद हुई। पुलिस तुंदी से कातिल की तलाश में थी। मुझे यकीन नहीं था कि ग्लोरिया अभी तक इसी होटल में मुकीम होगी। मुझे सोच में गुम देखकर नासिर ने पूछा, क्या हुआ कामरान, कोई ख़ास खबर पढ़ ली क्या? मैंने मुख्तसरन इसे ग्लोरिया के बारे में बताया। फिर इसने कहा, मैं होटल फ़ोन करके देखता हूँ। मुमकिन है ग्लोरिया अभी वहीं हो, मगर इसका इम्कान ना होने के बराबर है। मैंने डायरेक्टरी से होटल का नंबर नोट किया और नासिर ही के बेडरूम से डायल कर दिया। जवाब मिलने पर कहा, मुझे मिस ग्लोरिया से बात करनी है, रूम नंबर 419। दूसरी तरफ से होल्ड करने को कहा गया। फिर चंद लम्हों बाद ग्लोरिया की आवाज़ सुनाई दी। यस ग्लोरिया स्पीकिंग। ग्लोरिया, मैं कामरान बोल रहा हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। तुम कहाँ गायब हो? मैं रात से कई बार तुम्हारे घर रिंग कर चुकी हूँ, मगर तुम्हारे मुलाजिम ने हर बार यही जवाब दिया है कि कामरान साहब मौजूद नहीं है। तुम खैरियत से तो हो? अभी तक तो खैरियत से हूँ, मैंने हंस कर कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, GPO पहुँचो, मैं 20 मिनट में वहीं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये कहकर ग्लोरिया ने फ़ोन बंद कर दिया है। मैंने रिसीवर रखा तो नासिर ने कहा, तुम अकेले मत जाओ कामरान, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम कुछ दिन अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल न करो। मैं नहीं चाहता कि नासिर मेरे साथ जाए, मगर वो साथ चलने पर बजिद था। मैंने सोचा कि ग्लोरिया को यहीं ले आऊँगा, मगर नासिर ने इसकी मुखालफत की। इसने कहा कि अभी हम
हमें मालूम नहीं कि ग्लोरिया की हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। मुमकिन है इस पर कातिलाना हमला किसी और ने कराया हो। ऐसी सूरत में इसकी हमदर्दियाँ अभी तक सिंडिकेट के साथ होंगी और वो बहुत आसानी से तुम्हें पकड़वा भी सकती है। मेरी अकल खबत होकर रह गई। ग्लोरिया पर एतमाद करने को दिल भी चाहता था और इसकी तरफ से शकूक व शुबहात में भी मुब्तला था। अगर इसकी हमदर्दियाँ सिंडिकेट के साथ हुई तो इस वक्त भी वो तन्हा नहीं होगी। मैंने खदशा जाहिर किया। तुम मुझे इसका हुलिया बताओ, नासिर ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम गाड़ी में बैठे रहना, मैं जाकर इसे बुला लाऊंगा। अगर तुम खतरा महसूस करो तो फ़ौरन वहाँ से निकल जाना, मैं टैक्सी से घर आ जाऊँगा। इसकी तजवीज़ भी माकूल थी। फिर हम 5 मिनट के अंदर अंदर घर से निकल गए। नासिर ने अपनी होंडा स्विक निकाल ली थी। मैंने इसे ग्लोरिया का हुलिया बता दिया था। वो सुनहरे बालों वाली सरू कद हसीना है, इसे पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। यूँ भी जीपीओ में गैर मुल्की खाल खाल ही नजर आते हैं। ड्राइविंग सीट पर नासिर ही था और इतने तूफ़ानी अंदाज में गाड़ी चला रहा था कि हम 15 मिनट से भी कम अरसे में जीपीओ पहुँच गए। जीपीओ के सामने पार्किंग नहीं थी, इसलिए मैं स्टीयरिंग पर बैठा रहा और गाड़ी ऐसे जाविये से खड़ी की कि जीपीओ का मेन गेट नज़रों के सामने रहे और किसी खतरे की सूरत में मैं फौरी तौर पर वहाँ से निकल भी सकूँ। नासिर उतर के इमारत में दाखिल हो गया। मैंने मुख्तात अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वहाँ कोई सूरत मुश्तबा दिखाई नहीं दे रही थी। यूँ भी वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं थी और राहगीर भी बराए नाम थे। मैं हर आने जाने वाली गाड़ी पर नज़र रखे हुए था। वो मुश्किल 10 ही मिनट गुजरे थे कि मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। इसने पिंक स्किन, टाइट जीन और इसका हमरंग ब्लाउज पहन रखा था और बहुत निखरी निखरी नज़र आ रही थी। कोई इसे देखकर ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो इतनी ख़तरनाक और शफाक लड़की है और किसी इंसान को इस वहशियाना तरीके से कत्ल कर सकती है कि इसका सर तन से जुदा कर दे। ग्लोरिया के पीछे नासिर भी था और वो दोनों तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक घड़ियाल ने 6 बजने का ऐलान किया तो मैं चौंक उठा। एहसान बड़ी गौर से मेरी बातें सुन रहा था। बोलते हुए मुझे कई घंटे गुजर गए। मैंने जमाई लेकर कहा, आप भी मेरे खराफात सुनकर बेजार हो गए होंगे। नहीं कामरान साहब, एहसान ने पहली दफ़ा मुझे असली नाम से मुखातिब किया। आपकी दास्तान तो बहुत दिलचस्प है। मेरा तो उठने को दिल नहीं चाहता, मगर मैं आप पर ज़्यादती नहीं कर सकता। आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं, इसलिए कुछ देर आराम कर लें। बकिया वाक़यात दूसरी नशिस्त में सुनूंगा। फिर वो उठते हुए बोला, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। मेरे असाब यूँ भी कई रातों से कशीदा थे, नींद भी पूरी नहीं हुई थी और आराम की शदीद तलब हो रही थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और लंबी तान कर सो गया। मेरे चारों तरफ सर ही सर थे। इनमें चोटियों वाले पंडित भी थे और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के गुंडे भी। भारतीय पुलिस भी दिखाई दे रही थी। मैंने मतोहश अंदाज में इंसानों के इस जंगल को देखा और दिल ही दिल में अज़म कर लिया कि मैं अकेला नहीं मरूंगा, बल्कि 100-150 खबीसों को जहन्नम रसीद करके मरूंगा। मैं एक मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ा हुआ था। हमलावरों ने अभी तक मुझे नहीं देखा था, मगर इन्हें इल्म था कि मैं इस मकान में छुपा हुआ हूँ। वो सब जयकारे लगा रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे, इस मुलच को बाहर निकालो वरना हम मकान को आग लगा देंगे। मजमा बेकाबू हुआ जा रहा था। मेरे पास टेन गन थी, बेशुमार राउंड थे, मगर इस हुजूम में लाखों आदमी थे। मैं कितनों को मार सकता था, मगर यह फैसला मैंने कर लिया था कि जब तक मेरे हाथों में सकत और जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं हथियार नहीं डालूंगा और अपनी मशीन पिस्टल की आखिरी गोली अपने लिए बचा कर रखूंगा। जीते जी इनके हाथ नहीं आऊँगा। मैंने स्टेन गन सीधी की ही थी कि मेरे अंदर से आवाज़ आई, क्या हमाकत कर रहा है कमरान? तूने बहुत मारे तो 100 आदमी मारेगा, मगर इसके नतीजे में हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा। फिर न सिर्फ आलाबाद बल्कि भारत के दूसरे शहरों में भी मुसलमानों के खून से होली खेली जाएगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो अगर ये कत्लेआम नहीं चाहता तो खुद को इन लोगों के हवाले कर दे, मगर ये लोग मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। मैंने दहशत ज़दा लहजे में कहा, मगर सिर्फ तेरी जान जाने से हज़ारों मुसलमान मरने से बच जाएंगे। ये सौदा महंगा तो नहीं? आवाज़ फिर उभरी, हाँ वाकई ये सौदा महंगा नहीं है, मैंने चीख कर कहा और छत पर नुमाया जगह खड़ा होकर मजमे से मुखातिब हुआ। तुम लोग आग मत लगाओ, मैं आता हूँ। अब तुमने अक्लमंदी की बात की है, मजमे में से कोई चीख कर बोला। मैंने घूम के बोलने वाले की तरफ देखा तो हैरान रह गया। वो शख्स भारत की एक इंतहा पसंद जमात शिवसेना का लीडर बाल ठाकरे था। जी में आया कि स्टेन गन की एक ब्रेस्ट में इसे ठंडा कर दूँ, मगर मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया, क्योंकि बाल ठाकरे की मौत बेशुमार मुसलमानों के कत्लेआम का बहाना बन जाती। मैंने स्टेन गन एक तरफ फेंकी और सीढ़ियों की तरफ लपका। मैं चंद ही सीढ़ियाँ उतरा था कि मुझे एहसान दिखाई दिया। वो ऊपर ही आ रहा था। वो मुझे देखते ही बोला, कमरान साहब ये आप क्या कर रहे हैं? खुद को इन लोगों के हवाले कर रहे हैं? हाँ एहसान साहब, मैंने जवाब दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दूसरों का खून बहे। आप हैं किस ख्याल में? एहसान ने तलख लहजे में कहा, जब ये लोग मुसलमानों के खून की होली खेलने का इरादा कर लें तो इसका भी कोई बहाना बना लेते हैं। आप नहीं होंगे तो इनके पास कोई और बहाना होगा। फिर ऐसी मौत मरने का फ़ायदा? मरना ही है तो कुछ करके मरे। आप क्या समझते हैं आपके
उसके बाद वो हमें छोड़ देंगे, वो हम सबको चुन चुन कर मार देंगे। इस मकान में जितने मुसलमान हैं सब मारे जाएंगे। इनका जुर्म ये है कि उन्होंने आपको पनाह दी। इस पाकिस्तानी जासूस को कानून के हवाले करो, मेगाफोन पर किसी अंग्रेज़ ने कहा। पाकिस्तानी जासूस, मैं तलख लहजे में बोला। मैं तो वो तेरा बख्त हूँ जो पाकिस्तान में रॉ का एजेंट समझा जाता हूँ और यहाँ मुझे पाकिस्तानी जासूस करार दिया जा रहा है। दोनों हुकूमतें मेरे सर की तलबगार हैं और इन दो हुकूमतों पर क्या मुनहसिर है। दुनिया का कोई मुल्क मुझे कबूल करने को तैयार नहीं। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। बाहर से वहशियाना जयकारे गूंज रहे थे। देखो, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर इस मुल्क को हमारे हवाले न किया तो इस मकान को उठा दिया जाएगा, कोई चीखती हुई आवाज़ में बोला। मैंने सोचा जब उन्होंने मुसलमानों के कत्ल का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं भी रियायत क्यों करूँ। ये सोचकर मैं दौड़ता हुआ ऊपर चला गया। ऊपर एहसान के 2 साथी भी मौजूद थे। इन दोनों के पास 7mm के दूर मार राइफल्स थीं। मैंने एक राइफल इनसे ली और बाल ठाकरे को तलाश करने लगा। जल्द ही वो मुझे नजर आ गया। इसका निशाना लेने के लिए मुझे खुली जगह पर जाना पड़ा। मैंने इसकी खोपड़ी का निशाना लिया और राइफल्स का ट्रिगर दबा दिया। जोरदार धमाका हुआ और बाल ठाकरे उलट कर पीछे गिरा। मैंने उछलकर नारा लगाया, वो मारा। इसी वक्त मैंने एक पुलिस वाले को राइफल सीधी करते देखा। मैंने बचने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। सनसनाती हुई गोली मेरे जिस्म में पेवस्त हो गई। रोकने के बावजूद मेरे हलक से अजियत भरी चीख निकली और मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। कामरान साहब, एहसान झपट कर मेरी तरफ लपका और इसने मुझे शानों से पकड़कर उठाने की कोशिश की। उठी कामरान साहब। मैंने बमुश्किल तमाम आंखें खोल के एहसान को देखा, फिर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और झपट कर उठ बैठा। क्या हुआ कामरान साहब, आप बेड से कैसे गिर गए? लगता है कोई भयानक ख्वाब देखा है आपने। हाँ, बहुत ही भयानक ख्वाब था। मैंने बेड की पुश्ते से तौलिया उठाकर चेहरे पर बहने वाला पसीना पहुँचा। शदीद सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में तर था और हलक में कांटे से पड़ रहे थे। जहमत ना हो तो मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, मैंने एहसान से कहा। इसने जग में से पानी निकाल कर गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, आप तो यूं सो रहे थे जैसे घोड़ों का पूरा फार्म बेच दिया हो। मालूम है इस वक्त क्या वजह है? मैंने एक सांस में पानी का पूरा गिलास पिया और इस तफसार तलब नज़रों से इसे देखा। इस वक्त 8 बज रहे हैं, सुबह के नहीं बल्कि रात के। मैंने चौंक कर इसे देखा। गोया मैं पूरे 14 घंटे तक सोता रहा। अब आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता, माँ, लंच और डिनर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला गया। बाथरूम में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। यहाँ एक इस्त्री शुदा कुर्ता पजामा भी मौजूद था। वहाँ गर्म पानी मौजूद नहीं था मगर पानी की एक ऐसी टंकी मौजूद थी जिसके दरमियान एक खोखला पाइप मौजूद होता था जो पानी को गर्म करता था। अब से 20 साल पहले ऐसा तरीका यहाँ भी राइज था। मुमकिन है छोटे शहरों कस्बों में अब भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हो। नीम गर्म पानी से नहाकर एकदम हशाश बशाश और ख़ुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा। यूँ भी मुझे 12 दिन बाद नहाने का मौका मिला था। मैं नहा धोकर बाहर निकला तो एहसान खाना छोटी टेबल पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कई दिन बाद खूब डट कर खाना खाया। खाने के बाद एहसान कॉफ़ी ले आया। मैंने इससे पूछा कि यहाँ इस वक्त आपके सिवा कोई नहीं? जी हाँ, इस वक्त सब लोग बाहर गए हुए हैं, बस अब आने ही वाले होंगे। इसका मतलब है मेरी वजह से आपको बहुत ज़हमत हो रही है। देखिए जनाब, एहसान ने हाथ उठाकर कहा, अब ये आप जनाब बिल्कुल नहीं चलेगा, इसमें से गैरियत की बू आती है। बिल्कुल नहीं चलेगा, मैंने हंस कर कहा, मगर शर्त यह है कि तुम भी ये तकल्लुफ़ छोड़ दो। ठीक है, आप कहते हैं तो मेरा मतलब है तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। इस वक्त वॉल क्लॉक ने 9 बजाए तो वो चौंक कर बोला, 9 बज गए, अब तक तो खान साहब को पहुँच जाना चाहिए था। कौन खान साहब? मैंने पूछा। तुम खान साहब को नहीं जानते? वो हैरान रह गया। खान साहब का नाम पाकिस्तानियों के लिए नया तो नहीं है। वो बम्बई में रहते हैं मगर कोई नहीं जानता वो किस लम्हा कहाँ होंगे। हालांकि ये बंगला इन्हीं की मलकियत है और यहाँ बाज़ार में सोने की कीमतें इन्हीं की इजाज़त के बाद तय होती हैं। वो शख्स पुराने दास्तानों के हीरों की तरह था जो अमीरों को दोनों हाथों से लूटता और गरीबों पर दोनों हाथों से लुटाता था। इन सब बुराइयों के बावजूद खान साहब मुसलमानों और निचली ज़ात के हिंदुओं में हर दिल अजीज़ थे। पहली मरतबा आ रहे हैं तुम बम्बई के हाजी? हाँ, मैं इन्हीं खान साहब की बात कर रहा हूँ। एहसान ने मेरी बात काट दी। मुसलमान होने के बावजूद सारे बम्बई बल्कि पूरे भारत पर इनकी धाक बैठी हुई है। बम्बई और पूना की आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और कारखाने इनकी मलकियत हैं। भारत के हर शहर में इनकी जायदाद है और भारतीय मुसलमानों को इनकी वजह से बहुत तकवीयत है। वो नीच ज़ात के हिंदुओं का भी बहुत ख्याल रखते हैं और ये जो तंजीम है जो मुसलमानों और शोदरों की रक्षा के लिए बनाई गई है, इसकी सरपरस्ती खान साहब ही करते हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।